हम जिस सीमांचल से आते हैं, हमारे पास ही आसाम है। जब सरकार एक कानून लेके आती है, सीए एक नाफिज हो जाने के बाद, अब आसाम के मिनिस्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि जो लोग एनआरसी के तहत बाहर गए हैं, जाहिर है सीए में मुसलमानों को तो रखा नहीं गया है, तो जो हिंदू बाहर गए हैं उनको हम अपने राज्य के अंदर लेकर आ जाएंगे, यानी उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो बचेंगे कौन? मुसलमान बचेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट जब आसाम में आएगा तो यकीनी तौर पर किशनगंज की अवाम तो डरेगी ही ना सर। आपके सरकार बुरी जो करा चुकी वो आपके सरकार का मंत्री हमारे करीबी जो हमारा जिला है वहां आकर के अगर ये कहेगा कि ना यहाँ प्रणाम चलेगा ना सलाम चलेगा, जय श्री राम चलेगा, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, आपको नहीं लगता है कि इससे मुसलमानों को तकलीफ होगी, वो आहत होंगे? आप कह रहे हैं कि साहब आप सबसे ज़्यादा सेकुलर हैं, आप कह रहे हैं, आपका दावा है, लेकिन आप एक ऐसे दल के साथ हैं जिन पर यह एलिगेशन है कि देश का सबसे बड़ा कम्युनल पार्टी है वो। ये तो उन पर है एलिगेशन। आप उनके साथ गठबंधन में हैं, आप उनसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जो पावरफुल है चलेगी तो उन्हीं की ना। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ रह करके आप अपने सेकुलरिज्म को बचा कर रखेंगे सर? लेकिन नीतीश कुमार ने गठबंधन से अलग होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी में जाकर के उनका बयान आता है कि मैं यहाँ वहाँ गया लेकिन अब हमेशा के लिए आपके पास आ चुका हूँ, और अभी हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के पैर को छू करके दुनिया के सामने जो चीज़ पेश की, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से भाजपा के लिए समर्पित हैं। भाजपा जो चाहेगी करेगी, नीतीश कुमार मौन धारण के बैठे रहेंगे। कांग्रेस अगर इतनी बुरी है, राजद अगर इतनी बुरी है, तो फिर नहीं आपने जो क्या मजबूरी हो जाती है? नहीं आप पलट कर फिर वहीं चले जाते हैं। मैं पलट के नहीं जा रहा। अगर इतने ही बुरे हैं तो गठबंधन में क्यों चले जाते हैं? नहीं पलट के नहीं जा रहा हूं। लोगों को एतमाद इसलिए नहीं हो रहा है नीतीश कुमार पर क्योंकि नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तर राज्यों के मंत्रियों से मिलकर के बारहा ये कह रहे थे कि हमें इस बार सिस्टम बदलना है, सरकार बदलनी है। क्यों? क्योंकि ये सरकार ये जो है कहीं ना कहीं एक तरह से डिक्टेटरशिप चला रही है, और वही नीतीश कुमार ऐन वक्त पर जो है साहब पूरा का पूरा पाला बदल लेते हैं, उन्हीं के साथ चले जाते हैं जिनके खिलाफ जो है मुहिम छेड़ते हैं। इसलिए सीमांचल की अवाम, किशनगंज की अवाम, बिहार की अवाम उन पर एतमाद नहीं कर पा रही है। जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे आप? आप जिसके साथ गठबंधन में हैं उन्हीं के खिलाफ लगातार किशनगंज की गलियों में जाकर के काला झंडा लगा करके मशाल के साथ जो है आप इसी मोदी की मुखालिफत कर रहे थे, भाजपा की मुखालिफत कर रहे थे, और आज उन्हीं के बैनर तले वोट मांग रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि हम कैसे वोट करेंगे आपको? आप कभी उनकी मुखालिफत करते हैं, कभी उनके साथ चले जाते हैं, इसलिए तो लोग कंफ्यूज हैं कि अगर यहाँ से एनडीए को मजबूत करेंगे तो यकीनी तौर पर सीएए लागू तो हो चुका है, एनआरसी के तहत मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बड़े लेवल पर लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो खालिद अनवर साहब जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, जदयू के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, आप यहाँ की अवाम को कैसे श्योर करेंगे कि लोग इन बातों में ना आए? है कोई आपके पास? एक तरफ आप कहते हैं कि आप नीतीश कुमार जी का लगातार ये कहना होता है कि हम किशनगंज से मोहब्बत रखते हैं, इसका सबूत भी दिया कि यहाँ काम हुआ, लेकिन पलायन की जो समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा अब तक? आमिर सुबहानी साहब जब से आप लोग एनडीए के साथ आए हैं, उनको लेकर कहा गया है कि वो मजबूर होकर गायब हो गए, और जब तक वो रहे तो एक मदरसों में तालीम नाबालिगान का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी अपने इख्तिताम पर है, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका इस्तेहसाल हुआ, यही वजह रही कि वक्त से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ऐसा कुछ है क्या? अवाम में ये मैसेज फैलाया जा रहा है, अवाम को कहा जा रहा है, अवाम को समझाया जा रहा है कि एनडीए को वोट करने का मतलब अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। इसको क्या कहेंगे इस पर? ये ज़मीन, ये लाल किला, ये आसमान, ये कुतुब मीनार किसका है? ये बचाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। लेकिन आप जिस दल के साथ हैं, ये जिस दल के सुना जाए आप जिस दल के साथ हैं, उनके नेता, उनके चेले चपाटे वो सुना जाए ताजमहल के नीचे जो है वो जो है साहब मूर्ति तलाश कर रहे हैं। अरे वो के अंदर हम नहीं तलाश रहे हैं, जो है साहब आप कर साथ है। लेकिन लोगों की जो दिक्कत है, लोगों को जो प्रॉब्लम है, वो इस बात से है कि नीतीश कुमार, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। वो दिन में कहीं होते हैं, रात में कहीं होते हैं। इस वक्त जिस गठबंधन के साथ हैं, लोगों को उनसे आपत्ति है, आपके कैंडिडेट से आपत्ति नहीं है। बिहार के अंदर, खासकर सीमांचल के अंदर उर्दू ट्रांसलेटर्स की एक समस्या है, क्योंकि उनका अभी तक जो है साहब ज्वाइनिंग लेटर नहीं हुआ है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, बड़े परेशान हैं वो। उनको लेकर के क्या श्योरिटी है आपके पास? लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर गहमा गहमी का माहौल है, और बिहार के 40 सीटों की अगर हम बात करें तो सीमांचल का किशनगंज सबसे ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन यहाँ पर है।
यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। डॉक्टर जावेद साहब जो कांग्रेस से आते हैं, मास्टर मुजाहिद साहब एनडीए के उम्मीदवार हैं और अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। चीज़ें तमाम तर आप सबके बीच में हैं और नीतीश कुमार की पूरी नज़रें, माननीय सीएम साहब की पूरी नज़रें किशनगंज पर है। उसकी वजह यह है कि पिछले इलेक्शन में ये सीट वो नहीं जीत पाए थे और यही वजह है कि इस वक्त नीतीश कुमार जी की एनडीए की पूरी टीम किशनगंज में मौजूद है और लगातार उनकी प्रयास है कि अपने कैंडिडेट को, उनके यानी मास्टर मुजाहिद को मजबूत करने की पहल की जाए, कोशिश की जाए। तो इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद अनवर साहब के साथ, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, एमएलसी हैं और यहाँ पर मास्टर मुजाहिद साहब की कैंपेन के लिए मौजूद हैं। आइए सर से समझते हैं कि ज़मीनी सतह पर इन्हें क्या नज़र आ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका निहाल अख्तर प्यामी साहब, आपने बातें कही हैं। सच्ची बात यह है कि बिहार की जो 40 की 40 सीटें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एनडीए गठबंधन उन सीटों को जीतने जा रहा है। और पहली मर्तबा बिहार में ऐसा हो रहा है कि बिहार के लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके नीतीश कुमार के नाम पे सभी सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट को, नीतीश कुमार को वोट देने जा रहे हैं। जहाँ तक किशनगंज की बात है, किशनगंज सीट बहुत इसलिए अहम है कि किशनगंज वो क्षेत्र है जहाँ नीतीश कुमार से पहले इस क्षेत्र में अंधकार था, कोई काम नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, सड़कें नहीं थी। यहाँ तक कि लोगों को अपने मरीजों को कंधे पे बैठा करके, खटिया और चौकी पे बैठा करके अस्पताल ले जाना पड़ता था। उस किशनगंज को नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे पहुंचा दिया है। जहां कृषि कॉलेज दिया, जहां बहुत सारे काम ऐसे काम हुए कि जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि किशनगंज कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना काम हुआ है। तो आज ज़रूरत है नीतीश कुमार जी की, और किशनगंज के लोग समझते हैं इस बात को। वो लोग किशनगंज में नीतीश कुमार के कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद आलम साहब को बड़े बड़े पैमाने पर वोट देने जा रहे हैं और जिताने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि रिकॉर्ड वोटों से मास्टर मुजाहिद आलम साहब और जनता दल यूनाइटेड की जीत होगी। खालिद साहब, यकीनी तौर पर किशनगंज की अवाम ये समझती है कि वाकई में नीतीश कुमार के कार्यकाल में किशनगंज में विकास तो हुआ है, तरक्याती काम जो गिनाए हैं आपने यकीनी तौर पर हुआ है, लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन लोगों की जो दिक्कत है, लोगों को जो प्रॉब्लम है वो इस बात से है कि नीतीश कुमार, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। वो दिन में कहीं होते हैं, रात में कहीं होते हैं। इस वक्त जिस गठबंधन के साथ हैं, लोगों को उनसे आपत्ति है, आपके कैंडिडेट से आपत्ति नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो कहा वो किया है। नीतीश कुमार जी पहले हिंदुस्तान के लीडर हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मैं 2015 में कहा था कि अगर मैं हर गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाऊंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, और उन्होंने हर गांव तक बिजली पहुंचा करके दिखाया। उन्होंने डेवलपमेंट का वादा किया था, उन्होंने सारे कमिटमेंट किए, वो पूरे किए। जहां तक ये बात है कि गठबंधन कौन सा है, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसका ताल्लुक आवाम से नहीं है। ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है नेता का कि भाई बिहार का फ़ायदा किस में है, बिहार के लोगों का फ़ायदा किस में है, बिहार की तरक्की कैसे होगी, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे होगी। तो पॉलिटिकल डिसीजन कि हम इस गठबंधन में हैं या इस गठबंधन में हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि क्या नीतीश कुमार जी ने आवाम से जो वादे किए उन वादों को पूरा किया या नहीं किया। सर, उन्होंने जो कहा सड़कें के लिए किया नहीं किया, तालीम के लिए जो कहा वो किया नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए जो कहा वो किया या नहीं किया, जो उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म को हम झुकने नहीं देंगे वो किया या नहीं किया। क्या उन्होंने दंगाइयों को जेल भेजा या नहीं भेजा, क्या मुसलमानों के तरक्याती काम बेशुमार किए या नहीं किए, इसको देखना है। हमको ये नहीं देखना है कि वो इस गठबंधन में या इस गठबंधन में। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गठबंधन से आम अवाम का कोई सरोकार नहीं है, जबकि सर ऐसा नहीं है। आपको हम बताते चलें कि इस वक्त जब आप एनडीए के साथ हैं तो आपके बीजेपी के मंत्री बिहार सरकार के वो पूर्णिया आते हैं, पूर्णिया में आकर के वो कहते हैं कि ना प्रणाम चलेगा, ना सलाम चलेगा, जय श्री राम चलेगा। गृह मंत्री साहब कहते हैं कि जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको हम ख़त्म कर देंगे। बीजेपी के ही मंत्री हैं जो कहते हैं कि साहब जो है एनआरसी सबसे पहले सीमांचल में लागू होना चाहिए। और गिरिराज सिंह तो लगातार सीमांचल को लेकर टारगेट करते हैं। और बीजेपी के एक मंत्री ऐसे हैं, मिनिस्टर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमारी सरकार अगर आती है और 400 पार का जो हमारा आंकड़ा है वो अगर हम पार कर जाते हैं तो निश्चित रूप से संविधान को ख़त्म कर देंगे। लड़ाई यहाँ संविधान को बचाने की है और आप ऐसे खेमे में हैं जो संविधान को ख़त्म करने की बात करती है। देखिए, एक बात समझिए जी,
भारतीय जनता पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन आप उनके साथ हैं। अपना एजेंडा है, और जनता दल यूनाइटेड की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना एजेंडा जब है। साथ होते हैं तो अलग अलग कैसे हो नहीं, गया? बिल्कुल। अब आपने देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट से कानून पास किया कि सीए करेंगे हमने बिहार असेंबली में पास किया, हम बिहार में इसकी ज़रूरत नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अड़ल बड़ल बोला कि एनआरसी होगा, हमने बिहार की असेंबली से पास किया कि एनआरसी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 370 हटाओ, हमने पार्लियामेंट में कहा हम नहीं हटाने देंगे, हमने वॉकआउट किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराने की कोशिश की, उनके नेताओं को जेल में बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सासाराम के एक्स एमएलए को जेल में बंद किया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ, वो कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा था, नीतीश कुमार ने उठाकर उसको बंद कर दिया। तो ये नीतीश कुमार हैं। ये हम भारतीय जनता पार्टी के सवालों के या बयानात के लिए जवाबदेह नहीं है, लेकिन बिहार में न तो गंदी बयानबाजी चलेगी, न मुसलमानों के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा उसको छोड़ा जाएगा, और न ही मुसलमानों के हक हुकूक के खिलाफ कोई बात करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे। नीतीश कुमार पहले एनडीए के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार में ये कहा कि एनपीआर 2010 के तर्ज पे होना चाहिए, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। एनडीए की मीटिंग में उनको बैकफुट पे जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी कह क्या रही है, लेकिन क्या पिछले 18 सालों में नीतीश कुमार जी ने किसी भी एक फेनेटिक एजेंडे को, ऐसे एजेंडे को जो मुसलमानों के खिलाफ है, क्या बिहार में लागू होने दिया? क्या बिहार में बढ़ने दिया? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है जिसने दंगा कराने की कोशिश और नीतीश कुमार ने उसको जेल में नहीं डाला हो? तो ये हमारा कमिटमेंट है। देखिए, नीतीश कुमार का जो हालिया एक्टिविटी है, नीतीश कुमार जी जब गठबंधन से अलग हुए, नहीं, एक बात और समझना जरूरी है कि जो लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, देखिए संविधान खतरे में नहीं है, परिवार खतरे में है। और जहां तक संविधान की बात है, नीतीश कुमार से ज्यादा कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पार्लियामेंट के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए किसी का नहीं हो सकता है। हमारा नारा है कि हम विरासत की हिफाजत करेंगे। हम महात्मा गांधी हमारे आइडियल हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे आइडियल हैं, और डॉक्टर अंबेडकर हमारे आइडियल हैं, सरदार पटेल हमारे आइडियल है, ये हमारी पार्टी के आइडियल है। लेकिन नीतीश कुमार ने गठबंधन से अलग होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी में जाकर के उनका बयान आता है कि मैं यहाँ वहाँ गया लेकिन अब हमेशा के लिए आपके पास आ चुका हूँ, और अभी हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के पैर को छू करके दुनिया के सामने जो चीज़ पेश की, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से भाजपा के लिए समर्पित हैं। भाजपा जो चाहेगी करेगी, नीतीश कुमार मौन धारण के बैठे रहेंगे। लोगों को आप भरोसा नहीं दिला पा रहे? नहीं, देखिए बिहार की संस्कृति क्या है जी। बिहार की संस्कृति हम वाली संस्कृति, मैं वाली नहीं है जी। बिहार की संस्कृति में खाकसारी है, झुकाव है। बिहार की संस्कृति में एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे की इज्जत है। हम अपने यहाँ मेहमान को भगवान मानते बिहार के लोग। आप क्या समझ रहे हैं, किसी को झुक के सलाम कर देना ये बेइज्जती की बात है, ये बड़कपन की बात है। वो घमंड में जिए जिनको लगता हो कि बाप की इज्जत करना बेइज्जती है, माँ की इज्जत करना बेइज्जती है, जिनको लगता हो कि हमारे सीनियर नेताओं की इज्जत करना, अब्दुल बारी सिद्दीकी की इज्जत करना, शहाबुद्दीन की इज्जत से नाम लेना, तस्लीमुद्दीन साहब का इज्जत से नाम लेना बेइज्जती है, वो घमंड में जीते रहें। हम लोग घमंड वाले लोग नहीं हैं। हम हर आदमी का सम्मान करना जानते हैं, और हर उस आदमी के सामने हम झुकना चाहते हैं जो बिहार के लोगों को, 13 करोड़ लोगों को आगे बढ़ाए, जो बिहार के मुसलमानों की इज्जत करे, जो बिहार के दलितों की इज्जत करे। हर उस आदमी के सामने जनता दल यूनाइटेड झुकने को तैयार है। हमको कोई घमंड नहीं है। हमें अपने बेटी को नहीं बढ़ाना, हमें अपने बेटा को नहीं बढ़ाना, हमें अपने साला और साली को नहीं बढ़ाना, हमें पैसे टिकट बेच के पैसे नहीं बनाने, हमें टेंडर दे करके मोटी मोटी रकमें तेजस्वी यादव जी की तरह नहीं जमा करनी है। हमें ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का वोट लेंगे और राज्यसभा में जो है ना यादव और को भेजेंगे, मुसलमान को नहीं। ये हमारी राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति तवाज़ो, खाकसारी और एक दूसरे के एहतराम के ऊपर। दो बातें समझनी है। आपने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का राजद में सम्मान नहीं है, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी जो पूर्णिया से राजद ने, यानी भारती जी जो आपकी पार्टी को छोड़कर राजद चली गई, उनका भी स्टेटमेंट आया कि हमें वहाँ सम्मान नहीं मिला, और मुझे लगता है कि भाई तेजस्वी के यहाँ हमें सम्मान मिलेगा। उसी तरीके से दरभंगा में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिशमेंट कराने वाले जो बहुत पुराने नेता आपके जदयू के, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, उनका भी यही स्टेटमेंट आया कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ काम नहीं।
तो ये चीज़ें तो आप पर भी लागू होती हैं। और दूसरा सवाल ये है सर कि लोगों को एतमाद इसलिए नहीं हो रहा है नीतीश कुमार पर क्योंकि नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तर राज्यों के मंत्रियों से मिलकर के बारहा ये कह रहे थे कि हमें इस बार सिस्टम बदलना है, सरकार बदलनी है। क्यों? क्योंकि ये सरकार ये जो है कहीं ना कहीं एक तरह से डिक्टेटरशिप चला रही है। और वही नीतीश कुमार ऐन वक्त पर जो है साहब पूरा का पूरा पाला बदल लेते हैं, उन्हीं के साथ चले जाते हैं जिनके खिलाफ जो है मुहिम छेड़ते हैं। इसलिए सीमांचल की अवाम, किशनगंज की अवाम, बिहार की अवाम उन पर एतमाद नहीं कर पा रही है। जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे आप? देखिए, एतमाद आपको नहीं हो रहा होगा, जनता को नहीं हो रहा है, एतमाद MIM को नहीं हो रहा होगा, भरोसा MIM की सोच वाले लोगों को नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिहार के 13 करोड़ लोगों की जनता को भरोसा है। और नीतीश कुमार जी ने इंडिया ब्लॉक बनाया था, बिहार में मीटिंग कराई थी, इसलिए बनाया था। हमने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया था, हमने देश को मजबूत करने के लिए बनाया था। लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने सरदमहरी किया, नीतीश कुमार की बेइज्जती करने की कोशिश की और अपने दबे कुचले एजेंडे को लागू किया, उससे बेहतर है कि हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए हम अपने पुराने गठबंधन में आए। और इससे आवाम का क्या लेना देना है? आप लोग जो इससे आवाम को जोड़ देते हैं कि नीतीश कुमार उधर गए, नीतीश कुमार ने इंडिया, नीतीश कुमार ही ने डिसीजन लिया, सर बता रहे हैं, नीतीश कुमार ही इधर बता रहे हैं, इससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है। इससे सिर्फ लेना देना है MIM का, चूंकि उसके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं। अवाम का लेना देना यह है कि आप जिसके साथ गठबंधन में है उन्हीं के खिलाफ लगातार किशनगंज की गलियों में जाकर के काला झंडा लगा करके मशाल के साथ जो है आप इसी मोदी की मुखालिफत कर रहे थे, भाजपा की मुखालिफत कर रहे थे, और आज उन्हीं के बैनर तले वोट मांग रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि हम कैसे वोट करेंगे आपको? आप कभी उनकी मुखालिफत करते हैं, कभी उनके साथ चले जाते हैं, इसलिए तो लोग कंफ्यूज हैं। नहीं, जब हम इंडिया ब्लॉक में थे जी, हमको नीतिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना था जी। और जब हम इंडिया ब्लॉक से निकल के NDA ब्लॉक में आए तो हम NDA ब्लॉक के साथ रहेंगे। नहीं तो बहुत मोटी बात है जी, इसमें क्या समझने की क्या? ये तो 2-2-4 की तरह है। ये भाई, जिस ब्लॉक में हम रहेंगे उस ब्लॉक की नीतियों के साथ रहेंगे। आज हम इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के साथ रहेंगे, इनके नेताओं का हम फोटो लगाएंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है, अपना मैनिफेस्टो है। हमने अपनी आइडियोलॉजी को गिरवी नहीं रखा है। हम अगर उधर भी थे तो अपनी आइडियोलॉजी के साथ, इधर भी है तो अपनी आइडियोलॉजी के साथ। उधर तो 6 महीने के लिए गए, इधर हम 18 वर्षों से हैं और अपनी आइडियोलॉजी से 1 इंच समझौता नहीं किया है। इसलिए किसी को इस पे आवाम को, जो आप करें ना, आवाम पूछ रही, आवाम नहीं पूछ रही है, ये कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं जिनकी जमीनें हिल गई हैं। ये MIM के वो लोग पूछ रहे हैं जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वादा करते हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, भूल जाते हैं। वादा करते हैं कि ट्रेन का स्टेशन बना देंगे आप, क्या भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। उनको लग रहा है उधर क्यों गए, इधर क्यों गए। आवाम ये समझ रही है कि हमारे नेता नीतीश कुमार उधर गए हैं तो अपने बेटा बेटी के लिए नहीं गए हैं, इधर आए हैं तो बेटा बेटी के लिए नहीं आए हैं। नीतीश कुमार उधर गए बिहार के लोगों के लिए, इधर आए बिहार के लोगों की तरफ। सीमांचल की अवाम का एक कन्फ्यूजन है, चाहे सीमांचल की अवाम का समझें या जो विपक्ष के लोग हैं उनके तरफ से उनको वर्गलाया जाता है कि अगर यहाँ से NDA को मजबूत करेंगे तो यकीनी तौर पर CAA लागू तो हो चुका है, NRC के तहत मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बड़े लेवल पर लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो खालिद अनवर साहब जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, जदयू के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, आप यहाँ की अवाम को कैसे श्योर करेंगे कि लोग इन बातों में ना आए? है कोई आपके पास? देखिए, 2020 में यही हुआ जी। यहाँ नीतीश कुमार जी अकलियतों के लिए स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल उन्होंने बनवाया कुचाधामन में। ठीक है। MIM ने उसका फोटो खींचा, कहा कि ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है स्कूल का, वो इंजीनियरिंग कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, स्कूल का हो, उसका फोटो खींच करके उन्होंने डाला कि ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। उनका कहना है कि ये बेबुनियाद है, ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कि बिहार में जब नीतीश कुमार ये असेंबली से पास करा चुके हैं कि NRC बिहार में नहीं होगा, जब नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि CAA की जरूरत बिहार में नहीं है, और CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। बहुत अच्छी बात। मैं आपको ये इसको अगर NRC होगा, NRC होगा तभी ना CAA के जरिए इसको लिया जाएगा, उसको लिया जाएगा, जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब हमारी असेंबली ये पास कर चुकी है, जब पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है जी। आपको पता है आसाम में NRC
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हुआ। बिल्कुल। जब पार्लियामेंट को यह इख्तियार नहीं है कि वो एनआरसी कर सके, जब बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार ने असेंबली से बहुमत से यानी पास करा दिया कि एनआरसी नहीं होगा, तो फिर जो लोग डरा रहे हैं इसका मतलब वो धोखा दे रहे हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। एक चीज समझनी सर, हम जिस सीमांचल से आते हैं, हमारे पास ही आसाम है। जब सरकार एक कानून लेके आती है, सीए एक नाफिज हो जाने के बाद, अब आसाम के मिनिस्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि जो लोग एनआरसी के तहत बाहर गए हैं, जाहिर है सीए में मुसलमानों को तो रखा नहीं गया है, तो जो हिंदू बाहर गए हैं उनको हम अपने राज्य के अंदर लेकर आ जाएंगे, यानी उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो बचेंगे कौन? मुसलमान बचेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट जब आसाम में आएगा तो यकीनी तौर पर किशनगंज की अवाम तो डरेगी ही ना सर। अच्छा, ये क्यों भूल जाते हैं कि एनआरसी आसाम में किसने कराया था, किसकी सरकार में हुआ था? यकीनी तौर पर कांग्रेस की सरकार में। जिस कांग्रेस की सरकार ने एनआरसी कराया, उस कांग्रेस के लोगों को यहां लोग वोट देना चाहते हैं। और उस एनआरसी होने के बाद हेमंत विश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि इसको देंगे, उसको देंगे, इसको नागरिकता देंगे, उसको नागरिकता देंगे, ये अलग इशू। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के सिटीजनशिप लेने की कोशिश की, जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने एनआरसी करवाया आसाम के अंदर, उसको कैसे यहां के मुसलमान कैसे भरोसा कर रहे हैं, कैसे पिछली बार वोट दिया? तो ये देखिए हो क्या रहा है कि लोगों को ट्रैक में ले लिया जा रहा है, गलतियां कर रहे हैं खुद, जुल्म कर रहे हैं खुद। आप बताइए कि इस कांग्रेस पार्टी ने, जिसको यहां के लोगों ने वोट दिया, मुसलमानों पे कितने मजालिम किए इस मुल्क के अंदर? और क्या आज तक कांग्रेस पार्टी ने किशनगंज के लिए कोई काम किया, बिहार के लिए कोई काम किया? भागलपुर का जो सबसे बिहार का मशहूर दंगा है, भागलपुर का दंगा किसने कराया? किसने 1000 मुसलमानों को कत्ल करवा करके खेत में दबवा करके उस पर गोभी रोपाया? किसने उनके दंगाइयों को? यही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने कराया। यही राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने उस दंगा के मुजरिम को सोनपुर मेले के अंदर सम्मानित किया और अपने साथ बचा के रखा, 15 साल तक जेल नहीं भेजा। कांग्रेस अगर इतनी बुरी है, राजद अगर इतनी बुरी है, तो फिर नहीं आपने जो क्या मजबूरी हो जाती है? नहीं आप पलट कर फिर वहीं चले जाते हैं। मैं पलट के नहीं जा रहा हूं। अगर इतने ही बुरे हैं तो में क्यों चले जाते हैं? नहीं, पलट के नहीं जा रहा हूं, मैं पलटने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो पार्टियां ये कह रही है एनआरसी होगी तो पहले करा चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बुरे, चूंकि आप मेरे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में या हमें वोट देने वालों के बारे में ये कहते हैं बीजेपी को वोट दे दोगे एनआरसी हो जाएगा। अरे तो कांग्रेस तो पहले एनआरसी करवा चुकी है। आपके सरकार कांग्रेस बुरी, जो करा चुकी वो बुरी। आपके सरकार का मंत्री हमारे करीबी जो हमारा जिला है वहां आकर के अगर ये कहेगा कि ना यहाँ प्रणाम चलेगा ना सलाम चलेगा, जय श्री राम चलेगा, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, आपको नहीं लगता है कि इससे मुसलमानों को तकलीफ होगी, वो आहत होंगे? देखिए, हम जवाबदेह हैं अपने नीतीश कुमार के। क्या नीतीश कुमार ने कभी सेकुलरिज्म से समझौता किया? बिहार के लोग जिससे भी पूछिए सब कहेंगे नीतीश कुमार से बड़ा कोई सेकुलर नहीं है। हर पार्टी में फ्रिंज एलिमेंट होते हैं जो इस कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, उस कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अनासिर हर पार्टी में कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। उसके लिए हम जवाबदेह नहीं है। हम लोग फिर हम ये कहेंगे कि अगर कोई उसके ऊपर एफआईआर करना चाहे कि यहाँ सिर्फ सलाम नहीं चलेगा, प्रणाम चलेगा, एफआईआर करे, हमारी सरकार उसको जेल भेजेगी। एक अहम चीज समझना चाहेंगे, फिर मुद्दे पर हम आएंगे। आप कह रहे हैं कि साहब आप सबसे ज्यादा सेकुलर हैं, आप कह रहे हैं, आपका दावा है, लेकिन आप एक ऐसे दल के साथ हैं जिन पर यह एलिगेशन है कि देश का सबसे बड़ा कॉम्युनल पार्टी है वो। ये तो उन पर है एलिगेशन। आप उनके साथ गठबंधन में हैं, आप उनसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। जो पावरफुल है चलेगी तो उन्हीं की ना। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ रह करके आप अपने सेकुलरिज्म को बचा कर रखेंगे? सर देखिए, होगा तो वही ना जो वो चाहेंगे। साथ रह करके हमने सेकुलरिज्म को बचाया है और हमने एलायंस किया है, मुआहिदा किया है। जिस तरह आपको मैं बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़िए, जब वो मक्का से मदीना हिजरत करके गया तो किससे मुआहिदा किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? यहूदियों से किया था। बिल्कुल। तो क्या उनके आइडियोलॉजी पे चल पड़े थे काम? उस वक्त भी अल्लाह, हमारा दीन मजबूत था, हमारे आका ने मदीना की हुकूमत चलाई और किसके साथ चलाई? किसके साथ मुआहिदा किया था? यहूदियों के साथ, नसारा के साथ, मुश्रिकीन के साथ मिसाक मदीना हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के हुक्मरान हुए। पूरे मदीने की, पूरी दुनिया की तारीख में उससे बेहतर कोई हुकूमत नहीं है। तो एलायंस किया जा सकता है
ऐसे लोगों से जिनके नजरियात के साथ मैं ये सीरत से मिसाल दे रहा हूं, और हिंदुस्तान में तो बेशुमार मिसाल इस तरह की मौजूद है। तो हम मुसलमानों को ये समझने के लिए काफ़ी है कि हम ऐसे लोगों के साथ भी मुआहदे में जा सकते हैं जिनकी आइडियोलॉजी से हमको इत्तेफाक नहीं हो, जिनके अकीदे से इत्तेफाक नहीं हो, जिनके चाल चलन से इत्तेफाक नहीं हो, लेकिन बिहार की तरक्की के लिए, लोगों के विकास के लिए और समाज में अमन रहे, जिसके लिए हमारे प्यारे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया जा सकता है। दोस्तों, जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं, मैं उनको बताता चलूं कि ये इंटरव्यू दरअसल नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी एमएलसी और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जनाब खालिद अनवर साहब। ये कद्दावर लीडर हैं जदयू के, और सीमांचल के सीटों को लेकर के और विशेषकर किशनगंज को लेकर के हम इनसे सवालात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। सर, अब मुद्दे की बात करते हैं। हमारा जो सीमांचल का इलाका है और विशेषकर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये इलाका फ्लड इफेक्टेड एरिया है। सर, आज तक इस समस्या से निदान के लिए, इससे निकलने के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला नहीं गया। इसके लिए क्या योजना है, क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है ज़हन में कि इसको किया जाए बेहतर? क्योंकि 2017 का जो बाढ़ आया ना सर, 2017 के बाढ़ में इतनी तबाही हुई कि जिन लोगों की उम्र 100 साल है वो भी कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी, और गाहे बगाहे हर साल इस तरह की चीज़ें आती है। नहीं, आज से 18 साल पहले, 2005 से पहले बाढ़ से जो तबाही आती थी उसको याद कीजिए जी। और आज होता क्या था कि 4 महीना किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया एक टापू बन जाता था। लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, लोग अनाज पानी जमा करके रखते थे, लोग बीमार पड़ते थे, ना पुल होता था ना सड़कें होती थी, लोग खटिया पे लाद करके अपने मरीजों को ले जाते थे, जो बड़ी बुरी हालत होती थी उसकी। इस बीच में नीतीश कुमार ने पुल का जाल बिछा दिया, यहाँ पे सड़कें बना दी, और जितना हो सकता है उतना काम किया है। और जो बाकी काम है, कौन ऐसी नदी है जिसके ऊपर पुल नहीं बनाया, कौन ऐसा गड्ढा है जिसके ऊपर पुल नहीं बनाया, कौन ऐसी जगह है जहाँ पे पुल नहीं बनाया। बहुत बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हुआ, आप देख रहे होंगे, सड़कें सारी बना दी गई। जहाँ तक ये बात है फ्लड से जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोसी नदी में मैनेजमेंट किया जा रहा है कि उसके पानी को कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे डैम बनाया जाए, बड़े पैमाने पर उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा 2-4 साल के बाद कि ये सब चीज़ें कंट्रोल। हमारे इलाके की एक बड़ी समस्या है पलायन की समस्या। हालांकि बिहार के लोग पूरी दुनिया भर में पलायन करते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की सड़कों में, गलियों में, होटलों में मजदूर, बाल मजदूर काम करते मिलने वाले बच्चे जो होते हैं, या रिक्शे चलाने वाले जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर किशनगंज के होते हैं, कटिहार के होते हैं, पूर्णिया के होते हैं, सीमांचल के होते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आप, नीतीश कुमार जी का लगातार ये कहना होता है कि हम किशनगंज से मोहब्बत रखते हैं, इसका सबूत भी दिया कि यहाँ काम हुआ, लेकिन पलायन की जो समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा अब तक? देखिए, आप अगर 2005 से पहले का देखें बिहार, तो तकरीबन 60% के करीब मर्द यहाँ से माइग्रेट करते थे, पलायन करके जाते थे। और आज जो है ना, लोग लौट के आ करके कोशिश ये कर रहे हैं कि बिहार में रोज़गार मुझे मिल जाए। कोई दुकान कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है। यहाँ बिजली हो गई तो लोग जो है ना फैक्ट्री भी लगाना चाह रहे हैं, छोटे छोटे कल कारखाने डाल रहे हैं, दुकानें की जा रही हैं। खेतों में जो है ना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो है ना खेती करें, ऐसे खेती जिसमें पैसे हो, ऐसे कॉर्प लगाया जाए जिसमें पैसे हो। आपके किशनगंज के अंदर ड्रैगन फ्रूट्स की बहुत अच्छी खेती होने लगी है, ये अभी हमारे ज़माने में हुआ है, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो आप आज के दिन देखिएगा कि अब हमारा माइग्रेशन रेट मुश्किल से 20 से 25% रह गया, यानी हम 60% से 40-45% हमने कम कर दिया। जहाँ तक ये बात है रोज़गार की, हमारी कोशिश है, और आप देखेंगे कि रोज़गार के कैसे मौके पैदा किए जाए। हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बनाया, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आपके यहाँ भी लग रही हैं और जगह लग रही हैं, और हम इसको रोकेंगे। और हमने नौजवानों को रोज़गार दी। देखिए, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, हमने सरकारी नौकरी दी, और जिसमें से 2,40,000 करीब जो है ना सिर्फ टीचर्स की नौकरी है, उर्दू ट्रांसलेटर्स की नौकरी लगी है, आपको डॉक्टर्स की नौकरी, इसमें नौकरी, उसमें नौकरी। तो पूरा एक सिस्टम नीतीश कुमार जो लोगों के लिए जी रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने ड्रैगन फ्रूट का जिक्र किया, तो थोड़ा सा मैं आपको जो किशनगंज की जो धरती है, यहाँ की जो ज़रखेज़ ज़मीन है, उसके बारे में बताते चलें सर कि यहाँ पर मक्के की खेती होती है, गन्ना जो है साहब अनानास की खेती की जाती है, केले की खेती होती है, चाय की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। कहना ये चाह रहे हैं कि जब सीमांचल की ज़मीन, किशनगंज की ज़मीन ज़रखेज़ है,
तो यहाँ पर कल कारखाने लगाए जा सकते हैं। आप ही ने कहा सड़कें अच्छी हो गई, बिजली व्यवस्था अच्छी हो गई, फिर सरकार ये पहल क्यों नहीं कर रही कि यहाँ बड़े बड़े कल कारखाने लगे? जो मजदूर दिल्ली मुंबई में जाकर मजदूरी करते हैं वो यहीं पर काम करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसके लिए कोई योजना है आपके पास? नहीं, सरकार की आइडिया जी, सरकार की योजना है और सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है जो बिहार में किशनगंज में कोई उनको बिजली की सब्सिडी दी जा रही है कि बिजली का बिल हम 5 साल तक नहीं देंगे। उनको ये दिया जा रहा है कि बैंक से आपको लोन फ्री में दिया जाएगा। ये दिया जा रहा है कि जैसे आप अगर कोई कारीगर रखते हैं, बिहार का कारीगर रखते हैं, तो 5,000 रुपये महीना उस कारीगर के नाम पे आपके अकाउंट में आएगा। और ये 100 कारीगर तक लिमिट है कि 100 कारीगर तक रखेंगे तो 5 लाख रुपये महीना आपको दे। तो प्रमोशन के लिए बेशुमार तरीके हैं। और दूसरी बात यह है कि आप किशनगंज का देखिएगा, चाय की फैक्ट्री लगी, अभी लगी। किशनगंज में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी, बड़े काफी नहीं है सर। हाँ, बड़े बड़े लोग आए और मतलब 400 करोड़ के, 300 करोड़ के, 200 करोड़ के कई प्रोजेक्ट लगे हैं, काम हो रहा है। तो और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये 100% लोगों को रोजगार कैसे मिले उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। नहीं, 100% मत दीजिए, 60% लोगों को तो दीजिए रोजगार। खैर, आपने उर्दू ट्रांसलेटर्स की जो बात की, तो इस वक्त पूरे बिहार के अंदर, खासकर सीमांचल के अंदर उर्दू ट्रांसलेटर्स की एक समस्या है, क्योंकि उनका अभी तक जो है साहब ज्वाइनिंग लेटर नहीं हुआ है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, बड़े परेशान हैं वो। उनको लेकर के क्या श्योरिटी है आपके पास? देखिए, पिछले 40 बरस से उर्दू ट्रांसलेटर्स बहाल नहीं हुए जी। ये नीतीश कुमार जी की कैबिनेट है जिन्होंने डिसीजन लिया कि भाई उर्दू ट्रांसलेटर बहाल किया जाए, और उनकी तादाद बहुत बड़ी। उसमें से कुछ लोगों की बहाली हो गई, और मुआविन जो है असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर्स है, उनके काउंसलिंग अभी 1 महीना पहले काउंसलिंग का प्रोसेस ख़त्म हुआ है जी। उनकी तादाद तकरीबन 1200 से 1400 के बीच में है। तो जब काउंसलिंग खत्म हो गई तो बहुत सारे लीगल प्रोसेस है जिसको पूरा करना पड़ता है, उसको पूरा करके उनको अपॉइंटमेंट का लेटर दिया जाएगा। एक और अहम सवाल है और समझना बहुत जरूरी है। नहीं, इस बात को आप काट के मत निकलिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कि जिस लालू प्रसाद यादव ने उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली नहीं की, जिस लालू प्रसाद यादव ने उर्दू के टीचर्स की बहाली नहीं की, स्कूल खाली रहता था, जिस लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम डॉक्टर्स की, यूनानी के डॉक्टर्स की बहाली नहीं की, उस लालू प्रसाद के साथ मुसलमान क्या जाएंगे? क्या कभी नहीं जा सकते। हम आपकी बात काट नहीं रहे हैं, हम तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में जो तरक्की हुई है उसको कोई झुटला नहीं सकता है, लेकिन गठबंधन जिनके साथ है उनको लेकर सवाल है। लेकिन एक खैर, बहरहाल हम ये समझना चाहेंगे कि सीमांचल का इलाका जहाँ बैठकर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका तो है ही, साथ ही साथ ये उलमाओं का इलाका है, और यहाँ मदारिस का जाल है। कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा मदारिस अगर कहीं हैं तो वो सीमांचल के इलाके में और किशनगंज के इलाके में है। और अभी हाल ही में आपके सरकार ने, यूपी सरकार के तर्ज पर जो फैसला लिया, मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया, एक अलग यूनिट बनाई गई, इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लोगों को ये इस बात का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप मदरसा को ख़त्म कर देंगे। देखिए, यही जो गुमराह करने की कोशिश है कि यूपी सरकार के ज़रूरत क्या पड़ी आपको? नहीं, आपने यूपी सरकार के तर्ज पे आप बुलवाइए, जरा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से बुलवाइए कि क्यों खत्म हुआ। ये क्या बोर्ड को खत्म किया गया, एक्ट को खत्म किया गया? सिर्फ एक संशोधन किया गया है कि अगर चेयरमैन या मदरसा बोर्ड कोई मनमानी करे तो कैबिनेट जब चाहे उसको डिसोल्व कर सकती है। एक्ट में तब्दीली नहीं हुई है। अब बताइए, नीतीश कुमार से ज्यादा किसी ने मदरसों के लिए काम किया है क्या? वही लालू प्रसाद यादव ने, जिन्होंने मदरसा के असातिज़ों को लाठी चलवाई थी, पिटवाया था। पटना के अंदर लोग भागे भागे फिर रहे थे, तनख्वाहें आधी कर दी थी। उस 1500 तनख्वाह थी तो 750 कर दिया था। नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने 7th पे कमीशन लागू किया। उस नीतीश कुमार पे आप कह रहे हैं कि मदरसे को बंद कर देंगे? आपकी नीयत खराब है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव साबित कर दीजिए कि कभी उन्होंने मदरसों के फेवर में बोला हो। ये नीतीश कुमार जी हैं जो ईद के दिन सुबह 9 बजे निकले, मदरसे खानका घूम के सबको ईद मुबारकबाद दे रहे थे। कहां तेजस्वी यादव सो रहे थे? कहां लालू प्रसाद यादव सो रहे थे? हम बता रहे हैं। ये सुनिए, इस तरह की गलतफहमी फैलाना, मुसलमानों को डराना, ये शुरू से कांग्रेस आरजेडी की आदत रही है। मुसलमानों को डरा करके ये वोट लेते हैं, धमकाते, तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाओगे, ऐसा करोगे तो आरएसएस आ जाएगा, ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारी नागरिकता। 70 वर्षों से मुसलमानों को मदरसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, खानकाहों के नाम पे, तहजीब के नाम पे, जबान के नाम पे डराया गया है। कभी काम की बात नहीं हुई। आकर के कहें कांग्रेस वाले कि हमने तुम्हारे लिए ये काम किया, बताएं तो, एक काम तो बताएं। बोले तेजस्वी यादव कि मैं 17 साल
17 महीने नीतीश कुमार की सरकार में रहा, मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया। मैं हूं जिसने जा करके कहा कि डॉक्टर्स की बहाली होनी, उसमें यूनानी के डॉक्टर है, कर दीजिए। नहीं किया उन लोगों ने। चलिए हम बता रहे, मतलब नहीं होता। हम बता रहे हैं आपको। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भैया हम जब नीतीश कुमार के पास पहुंचे कि बहाली देनी है, कमिटमेंट था, कहा पैसे कहां से दिलाओगे, ये तो बहुत जगजाहिर है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। 2020 में तेजस्वी यादव थे क्या हमारे साथ? आप कैबिनेट का सर्कुलर निकाल के देखिए, 2020 में नीतीश कुमार ने कहा नहीं क्या कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे? ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, फरेबी हैं, ये बदुनवान लोग हैं, करप्ट लोग हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब जातीय जनगणना कराने की बात आई तब आप लोगों ने उनका विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए। अब बताइए कौन लेके गया था जातीय गणना के लिए? जी, ये जातीय गणना किसने कराया? पहली कैबिनेट कौन थी? उसको तो आरजेडी हमारे साथ नहीं थी, उसको तो बीजेपी थी। कौन इनिशिएटिव लिया? नीतीश कुमार लिए जातीय गणना कराने के लिए। उस वक्त बीजेपी साथ हमारे साथ सरकार में थी, आप तो अपोजिशन में थे। हमने कैबिनेट से पास किया, कैबिनेट से फंड दिया 500 करोड़ रुपया, आप तो थे नहीं, आप तो बाहर डफली बजा रहे थे। अच्छा, लोगों में एक नहीं, ये बात निहाल प्यामी साहब, मुसलमानों को, इस बिहार के मुसलमानों को समझना जरूरी है कि ये जो परिवार है, लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, ये मक्कार है, धोखेबाज है, बयानबाज है। ये सिर्फ बयानबाजी। मुसलमानों के लिए कभी इस फैमिली ने या बिहार के लोगों के लिए इस फैमिली ने सोचा ही नहीं है। इसको समझाइए लोगों को। चलिए, लोगों में एक और कंफ्यूजन है सर। आमिर सुबहानी साहब जब से आप लोग एनडीए के साथ आए हैं, उनको लेकर कहा गया है कि वो मजबूर होकर गायब हो गए, और जब तक वो रहे तो एक मदरसों में तालीम नाबालिगान का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी अपने अख्ताम पर है, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका इस्तेहसाल हुआ, यही वजह रही कि वक्त से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ऐसा कुछ है क्या? सच्चाई क्या है, बताएं आप। अच्छा, एक बात बताइए जी, इस बिहार में पहली मर्तबा कोई मुसलमान होम सेक्रेटरी बना और 15 साल तक रहा, कौन था वो? किसने बना के रखा? यही लालू प्रसाद यादव जो कहते वो दड़ियल को हटाओ, आते ही हमला करते हैं आमिर सुबहानी के ऊपर। और नीतीश कुमार ने 15 साल होम सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी। अभी आमिर सुबहानी साहब बेहोश होकर गिर गए, उनको फोर्टीज़ में उनका इलाज हुआ, फिर घर पे बेहोश हो गए। उन्होंने आकर के कहा कि सर मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, तो उनको छोड़ा नहीं गया, उनको रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन 5 साल के लिए बना करके। और एनडीए दबाव डालेगी, हम किसी के दबाव में आने वाले? नीतीश कुमार किसी के दबाव में आते हैं? हम अपनी शर्तों पे सरकार चलाते हैं। नीतीश कुमार कभी दबते नहीं है अपनी, आपने नहीं देखा होगा कभी वो दबे होंगे। और ये तो भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया था कि आमिर सुबहानी से बड़ा ईमानदार हमने लीडर देखा, ऑफिसर नहीं देखा। तो ये सब देखिए क्या है कि ये लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार सिर्फ मुसलमानों का वोट लेता है। कभी ना हाउस में देखेंगे कोई मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुसलमानों के लिए, न ये ट्वीट करेंगे मुसलमानों के लिए, न फेसबुक पे लिखेंगे मुसलमानों के लिए। बस मुसलमानों को वोट चाहिए इनको। न ये हिस्सेदारी देते हैं, न इज्जत देते हैं, न इकराम देते हैं, इनको वोट चाहिए। मैं तो गवाह हूँ, मैं पिछले 6 बरस हाउस में मैंने एक बार भी नहीं देखा कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई लीडर ये उठ के खड़ा होकर कह रहा हो कि मुसलमानों के लिए काम कर दी, मैंने नहीं देखा। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को लेकर के आम अवाम में ये मैसेज फैलाया जा रहा है, अवाम को कहा जा रहा है, अवाम को समझाया जा रहा है कि एनडीए को वोट करने का मतलब अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। इसको क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे ये लोग। कौन लोग? जो लोग कांग्रेस वाले, एमआईएम वाले, हाँ, वो ये ढकोसलेबाज लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनका नज़रिया पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नज़रिया था। ये कंपोजिट कल्चर में इनको यकीन नहीं है, मुश्तरका तहजीब में यकीन नहीं है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़िलाफ़ हैं, ये मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी के ख़िलाफ़ हैं, ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी के ख़िलाफ़ हैं, ये मौलाना हसरत मुहानी के ख़िलाफ़ हैं, ये मौलाना शौकत अली और जौहर अली के ख़िलाफ़ हैं। ये उस नजरिए के लोग कह सकते हैं? कुछ है आपके पास एविडेंस के तौर पर? एविडेंस ये है कि हमारे ये जो अकाबरीन थे जिनका मैंने नाम लिया, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना महमूद हसन देवबंदी हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना हसरत मुहानी हो, क्योंकि ये बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। ये कंपोजिट कल्चर के मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसमें सभी समाज के लोग रहे। और उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क्या कर रहे थे? नारे तकबीर लगा रहे थे कि नहीं? एमआईएम तो कह रहा है कि भाई हम दलितों को मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या हो सकता है कि मजहब के नाम पर सियासत करें और आपके साथ सब आ जाए?
कैसे हो सकता है? शिवहर के अंदर टिकट दिया उन्होंने जी। हैं? शिवहर में टिकट दिया उन्होंने। शिवहर में टिकट दिया नहीं दिया छोड़िए, मजहब के नाम पर आप सियासत करते हैं। क्या हमारे अकाबरीन ने इसकी इजाजत दी? क्या जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क के दस्तूर को बनाया, उन्होंने कहा कि दूसरे मजाहिब को बुरा भला कहिए, दूसरे की तहजीब को बुरा भला कहिए? कहा क्या? तो वो कहा आप जैसे फ्रिंज एलिमेंट हैं हिंदू महासभा के, उस तरह से आप एक फ्रिंज एलिमेंट हैं। आप भी नारे लगाते हैं, वो भी नारे लगाते हैं, आप भी गलत करते हैं, वो भी गलत करते हैं, लेकिन ये मुल्क हमारा है। हमें दस्तूर को बचाना है, हमें अपने आबा व अजदाद की विरासत को बचाना है। हम उस फेनेटिक बुनियाद परस्ताना सियासत पे नहीं जा सकते जिसकी वजह से हमारा ये मुल्क हमारा है ना। हमारे आबा व अजदाद ने 1000 साल हुकूमत की। ये ज़मीन, ये लाल किला, ये आसमान, ये कुतुब मीनार किसका है? ये बचाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। लेकिन आप जिस दल के साथ हैं, ये जिस दल के सुना जाए आप जिस दल के साथ हैं, उनके नेता, उनके चेले चपाटे वो सुना जाए ताजमहल के नीचे जो है वो जो है साहब मूर्ति तलाश कर रहे हैं। अरे वो वापी के अंदर हम नहीं तलाश रहे हैं ना, जो है साहब आप कर साथ है। वो ट्रेन में जो आपके साथ बैठा है तो वो चोर है, इसलिए मैं भी चोर हूँ। नहीं ऐसा होता है क्या? आप उनके भाई सहयोगी हैं, उनके सियासत में सहयोगी है, बराबर सहयोगी नहीं है हम, ये गलत है। तो फिर गठबंधन क्यों? क्या हमारा गठबंधन देश के लिए है, हमारा गठबंधन समाज के लिए, हमारा गठबंधन ऐसे बेहुदा और बेबुनियाद बातों के लिए नहीं है। खुद बीजेपी की लीडरशिप इसको पसंद नहीं करती है, ऐसे बेहुदा और बेबुनियाद बातों के लिए नहीं है। हम क्या ऐसा हो सकता है किशनगंज से जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, एक बोगी में 2 लोग बैठे, एक चोर है, आप अच्छे तो आप भी चोर हो जाएंगे? नहीं, ये एग्जांपल नहीं, ये सब यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। ये अलायंस है। मैंने अभी क्या कहा कि अलायंस हमारे बड़े बड़े अकाबरीन ने किया हुआ, तो क्या उसको सामने रखना पड़ता है ना। ऐसे नहीं होता है कि हमारा अलायंस पार्टनर अगर कुछ बोल रहा है, उसका कोई बेहुदा नेता कुछ बोल दिया तो उसके जवाबदेह हम हो जाएंगे या उसकी वजह से हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूं कि ये सब हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, समाज हमारा है, यहाँ के रहने वाले लोग हमारे हैं, हमारे पुरखों ने इनको बसाया है, यहाँ रखा है, इनको आगे बढ़ाया, इनके खिलाफ हम हो जाएंगे। इसलिए ये लोग हमारे अकाबरीन के खिलाफ हैं, उनके नज़रिए के खिलाफ हैं, ये पसंद नहीं करते हैं हमारे अकाबरीन को। ये उल्टी सीधी बातें कर करके अब सियासत करेंगे इस मुल्क के अंदर। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर गहमा गहमी का माहौल और गहमा गहमी वाला ये इंटरव्यू। अभी तक हमने वो तमाम तर सवालात पूछे जो मुझे लगता है कि आपके जहन में आ रहे हो। वो सवाल जो आप जानना चाह रहे हैं जिसका जवाब, अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को एंड करने से पहले, ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे कि जनाब खालिद अनवर साहब ये अपना मैसेज अपने उम्मीदवार के लिए हमारे व्यूअर्स तक, किशनगंज की जनता तक दें। जी सर, क्या कहना? देखिए निहाल साहब जी, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए आज मेरे पास, और मैं किशनगंज में हूँ, और आप जो सहाफ़त कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया सर। और बेबाकी के साथ सहाफ़त कीजिए, बिल्कुल चुभते हुए सवालात कीजिए और दबिए मत, ट्रैप में मत आइए आप लोग। चूँकि हमारे समाज को, मुसलमानों को पिछले 75 सालों से डरा करके, ट्रैप में लेकर के, एक परसेप्शन क्रिएट करके करता है जुल्म कोई और, नाम किसी और की तरफ मोड़ दिया जाता है, और उसमें जिसकी तरफ नाम मोड़ा जाता है उसको मज़ा आने लगता है। तो इस सब से निकालने की ज़रूरत है। मुसलमानों से बार बार अपील कीजिए कि अपनी सोच के एतबार से, अपने फ़िक्र के एतबार से, और जो हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क के दस्तूर को बनाया, इस मुल्क की पार्लियामेंट को बनाया, और उससे पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने इस मुल्क को बसाया, इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया, उसको बचा के रखना है। अब साझी संस्कृति, कंपोजिट कल्चर को बचा के रखना है, जिसके सच्चे अमीन मैं इस पूरे हिंदुस्तान के नेताओं की तरफ निगाह उठाता हूँ। मुझे ये नज़र आता है कि नीतीश कुमार हमारे अकाबरीन के सच्चे वारिस, विरासत की सच्ची हिफाजत करने वाले नीतीश कुमार जी हैं। तज़किया कीजिए और एक मर्तबा सभी मुसलमान, सभी भाई मिलजुल करके नीतीश कुमार के कैंडिडेट, चाहे वो पूर्णिया में हो, चाहे वो कटिहार में हो, चाहे वो भागलपुर में हो, चाहे बांका में हो, चाहे शिवहर में हो, चाहे वाल्मीकि नगर में हो, चाहे गोपालगंज में हो, चाहे सीवान में हो, चाहे जहां भी हो, नीतीश कुमार के कैंडिडेट, और उन सबको बड़ी तादाद में वोट दीजिए और एनडीए को 40 की 40 सीटें जिता करके नीतीश कुमार को इतना मजबूत कीजिए कि मुल्क की तकदीर बनाने में और मुल्क के फैसले करने में वो अहम किरदार अदा कर सकें।
दोस्तों, ये थे खालिद अनवर साहब का पैगाम, खालिद अनवर साहब का मैसेज। आप इसको किस तरह से देखते हैं, आप अपना नज़रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अगला इंटरव्यू किन का देखना पसंद करते हैं, तो आप उनका भी नाम बताइएगा। हमारी पहल होगी कि हम उनसे मुलाकात करें और इसी तरह के चुपते हुए सवाल हर किसी से करें। आप हमारी ताकत हैं, आपका सपोर्ट हमें जो है मजबूती देता है। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।